छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का आभार ईश्वर सिंह दोस्त जी का आभार कि मुझे यहाँ अवसर दिया मेरी बात कहने का। विषय है साहित्य में स्त्री और स्त्री का साहित्य। अगर साहित्य की बात करें तो केवल कविता नहीं आती, कहानी, उपन्यास, कथेतर गद्य और भी तमाम विधाएँ, रसस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत भी आते हैं साहित्य में। अगर मैं कहूँ कि साहित्य में मैं आरंभ करूँ अपनी बात, तो मैं अगर बिहारी के दोहे से यानी रीतिकाल से अपनी बात शुरू करूँ तो बिहारी ने उस तत्कालीन राजा को उलाहना देते हुए, जो कि एक स्त्री के विषय में ही उन्होंने उलाहना दी थी कि नहीं विकास नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। उलाहना है कि प्रेम में क्यों बंधे हो और क्यों नहीं युद्ध के लिए निकलते, और तुम अगर कली से ही बंधे रहोगे तो फिर देश की रक्षा कौन करेगा। यहाँ से मैं अपनी बात शुरू करूँगी, हालांकि बहुत मैं कंसाइज कोशिश करूँगी, इसीलिए लिख के लाई हूँ। से लेकर अनामिका जी के मैं एक दरवाज़ा थी, मुझे जितना पीटा गया मैं उतना खुलती गई। अंदर आए आने वाले तो देखा, चल रहा है एक बृहद चक्र। अब एक बृहद चक्र की बात जो आज का विषय है, इसके आगे अनुपम सिंह का मैं हालिया प्रकाशित कविता संग्रह आया है, मैंने गढ़ा है अपना पुरुष। इसका तो शीर्षक ही इतना बोलता हुआ शीर्षक है कि इसकी 4 लाइनें हैं कि तुम सब जो मुझे देख पढ़ सुन रहे हो और सोच रहे हो। कविता खुलासे की जगह नहीं है, कविता पुलिस नहीं है, कविता कोर्ट कचहरी नहीं, कविता अतिकथन नहीं है, जैसे यह कोई अतिकथन हो। तो क्या सरहदें या भौगोलिक सामाजिक परिवेश व आर्थिक नैतिक पृष्ठभूमि पर, या कि धर्म मत संप्रदाय पंथ वर्ण आदि किसी भी प्रकार का लबादा हमारी लैंगिकता आधारित सोच और संवेदना को हमसे छीन सकता है। पितृसत्तात्मक परिवारों द्वारा हमारे भीतर रोपे गए श्रेष्ठता अथवा हीनता बोध की जड़ों में नमक डाल सकता है। इन्हीं कुछ जिज्ञासाओं के उत्तर की खोज में साहित्य में स्त्री को और स्त्री द्वारा साहित्य को अनवरत लिखा जाता रहा। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। बिना क्रेडिट लिए ये 2 लाइनें लिखी गई हैं, लेकिन किसने लिखी हैं साहित्य पढ़ने वाले 10वीं के बच्चे को भी ये पता होगा। तो आमतौर पे ये सबको पता है, पर क्या हमें ये पता है कि जिस समय साहित्य में स्त्री की दृष्टि की तरह से लिखा जा रहा था, ठीक उसी समय ही लोक में आंचलिक गीतों के जरिए स्त्री भी बहुत कुछ रच रही थी, बहुत कुछ दर्ज करा रही थी, और उस रचे हुए में मानो उसकी पीड़ाएं, उसके संदेह, दुख, संशय, ऊहापोह और उससे हुए छल को गीत काव्य में ढाल बिना कॉपीराइट, बिना क्रेडिट बस लिखती जा रही थी। वे हमारी पुरखिनें नाम नहीं चाहती थीं, पर साहस, चेतना और विमर्श उनमें गले तक भरा हुआ था। यूं हुआ फिर कि दृश्य बदला और धुंधला पड़ता चला गया। बौद्धिकता और शिक्षा को एक पे एक समझा जाने लगा, जबकि ये एक नहीं है, क्योंकि कबीर दास तो शिक्षित ही नहीं थे। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। साहित्य में स्त्री क्या है? रीतिकालिक सौंदर्यबोध, ऐन्द्रिकता और प्रेम के सर्वोत्कृष्ट उपादान के साथ स्वतंत्रता, मुक्ति, प्रगतिशील दृष्टि और अस्मिता, ऐसे विविध बिंदुओं पर लिखा तो आज भी जाता है। उसके कामों को दूसरे नामों के पात्रों में गढ़कर सराहा जाना, नए की खोज करना, मौलिक होने की इच्छा व्यक्त करना, अब तक अनछुए और तकरीबन वर्जित विषयों पर कलम चलाना आदि। बिल्कुल शुरुआत से देखें तो यहाँ तक आते आते आमूल परिवर्तन होते पढ़े जाते हैं।
और उनमें स्त्री शिक्षा और आर्थिक आज़ादी को नगण्य नहीं माना जा सकता। बावजूद इसके कि स्त्री के लिए शिक्षा भी बहुत सेलेक्टिव सोच के साथ गढ़े हुए पाठ्यक्रम से आरंभ की गई थी, बहुत सेलेक्टिव सोच के साथ। पर जब बाढ़ आती है ना तो बांध टूट जाते हैं। यद्यपि शिक्षा व अर्थोपार्जन दोनों ही से बौद्धिकता के मानक तय नहीं होते, बेशक शिक्षित और कुछ हद तक आत्मनिर्भर स्त्रियों ने जब अपने जीवन से जुड़े सरोकारों और विडंबनाओं, वेदनाओं और भेदभावों पर स्वयं बात करना और उसे दर्ज करना आरंभ किया, खुद को डिकोड करना सीखा, अपनी कामना पर खुलकर लिखना शुरू किया, तब दृश्य में एक खलल पैदा हुआ और एक नया दृश्य बना। लोगों को हजम नहीं हुआ, लोगों ने सराहा, कुछ ने सराहा, कुछ ने साथ भी दिया या कुछ ने साथ देने का आडंबर किया। दुनिया भर की सभी औरतें नस्ल, रंग, परिवेश, आर्थिक स्तर, वैवाहिक स्थिति, मजहब, आंचलिकता और भाषा से परे वास्तव में एक जैसी स्त्रियां ही होती, जिनके आंसुओं का स्वाद एक सा, जिनके सपनों की किरचनें एक सी, जिनकी मुश्किलें और उन मुश्किलों के हल भी कमोबेश एक जैसे ही हैं। बाजार ने जरूर एक ऊंची और लंबी मजबूत दीवार खड़ी कर दी है, खाई खोदी है। ग्रामीण अंचल की स्त्रियों की समस्याएं कस्बाई औरतों से और शहरी और महानगरीय जीवन शैली की दौड़ में दौड़ती हुई महिलाओं से बिल्कुल अलग हैं और दिन ब दिन अलग होती जाती हैं। जैसे वही फर्क है जो अमीर और गरीब में फर्क है, जो बचा रहता है मध्यम वर्ग, जिसमें सबसे अधिक उल्लेखनीय है कि हालांकि दुखद बात है लेकिन पुरुषवाद की वाहक अधिकांशतः स्त्रियां ही होती हैं मध्यम वर्ग परिवारों में। स्त्रियां जो स्वयं सामंतवाद द्वारा प्रताड़ित हैं, उससे उपजते अवसाद में गीली लकड़ी की तरह सुलगती हैं, वे भी अपने दुखों की अभिव्यक्ति के ख्याल से दूर रहना जानती हैं और जग हंसाई का डर उन्हें संस्कार और संस्कृति की दुहाई देने पर अटकाए रखता है। 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध जिस सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आंदोलनों की सरगर्मी से ओतप्रोत रहा, उसी विक्टोरिया शासन में स्त्री शिक्षा की ओर पहल करनी हुई। गौरतलब है कि स्त्री साक्षरता के लिए लिखे गए पाठ्यक्रम को इस बात का ध्यान रखते हुए तैयार किया गया था कि चयनित किताबों को पढ़कर वे अपने आप को देवी का स्वरूप माने और साथ ही घर की निर्माता भी समझें, पाक कला में प्रवीण हो, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, घर की सजावट, परिवार की देखभाल, पति और संतान के प्रति जिम्मेदार बने। इस तरह के लक्ष्य बनाए गए। ये लक्ष्य पूरे हुए, बल्कि आम भारतीय मध्य वर्ग में आज भी एक अच्छी स्त्री के चरित्र निर्माण हेतु इन्हें पैमाने की तरह माना जाता है। समस्या चाहे जीवन शैली में हो, चाहे अर्थ प्रबंध में, उसकी मरम्मत का जिम्मा लेना इसी एक वर्ग की जवाबदेही हो गया। यानी दाल में पानी और नमक के संतुलन से लेकर घर के बाहर निकलती स्त्री के दफ्तर, स्कूल, कॉलेज या दुकान या साथ ही घर परिवार में खाना नाश्ता वो खुद बनाए और अगर नहीं बनाती है तो रसोइये को कम से कम निर्देश तो दे। हालांकि ये सबका सत्य नहीं है, किंतु यहाँ बात प्रिविलेज्ड क्लास की हो भी नहीं रही। ऐसे में जब स्त्री रचनात्मकता की ओर बढ़ती है तो अभिव्यक्ति का माध्यम जो स्त्री साहित्य को चुनती है, तब परिदृश्य बदलता है। तब याद आता है वर्जीनिया वुल्फ का अपना एक कमरा, बहुत ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है, जो वास्तव में अनिवार्य आवश्यकता है। अपनी निजता और एकांत की खोज में किसी स्त्री को कितना भटकना पड़ता है और ये समस्या कहीं जाकर थमती ही नहीं कि कमरा अलग हो जाने पर कितना कुछ अलग थलग पड़ जाता है, संबंध, परिचय, यहाँ तक कि आत्मसम्मान भी। साहित्य में स्त्री जो पुरुष लेखक के मार्फत से आती है तो उसकी आभा, गरिमा, दैदीप्य और दिव्य चरित्र गढ़ने की कोशिश बनी रहती है, जबकि दूसरी ओर स्त्री की ओर से जो लिखा जाता है वह साहित्य आदर्शों से परे होता है और सत्य के अधिक, स्त्री के सत्य के अधिक निकट होता है। वह जिस विधा में लिखा गया हो, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, कथेतर, गद्य हो, जीवनी हो, आत्मकथा हो, वह सब इतना शुष्क, खुरदरा, पैना और चीर कर रख देने वाला होता है कि पढ़ो तो मानो मन को छू जाए
लगे कि यही तो था, यही तो मेरे साथ हुआ था, जो मुझे कहना था, जिसे मन में छुपाए रखे नासूर बन गया था। बहुत बार कई वाक्य उदाहरण बनते हैं, कई गद्यांश, कई कविताएं कालजयी होकर लोक सिद्ध हो जाती हैं, रुलाती हैं, बार बार रुलाती हैं, एकदम अपनी लगती हैं, मानो किसी के द्वारा लिखी गई नहीं, बल्कि वो हमारी अपनी अनकही बातें हों। बातें जो मुहावरे बन जाती हैं, जो लोकगीतों में कही जाने की राह नहीं तलाशती। तब लगता है कि स्त्री किस तरह स्त्री बनती है, स्त्री किस तरह से जीती है, स्त्री कैसे सोचती है, क्या बचती है, कितनी बचती है, क्या बचा पाती है। इसमें लेश मात्र भी मैं महिमा मंडन नहीं कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। अब एक उदाहरण दूंगी मैं कहानी से। कविता पर बात हो चुकी है, मैं कहानी से उदाहरण दूंगी। सविता पाठक जी का हाल में एक कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ, हिस्टीरिया। उसकी एक कहानी है प्रतिस्मृति। उसमें किस तरह से उस कहानी में अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांगती हुई एक लड़की नायिका जो विवाहिता है और अपने से लगभग 16 साल छोटे भाई से इस बात पर लड़ बैठती है, और लड़ाई में भी उसका साथ नहीं देती उसकी माँ, वो उसके छोटे भाई की तरफ से बोलती है। सविता पाठक ने अवधि के लोकगीतों का इसमें बहुत सुंदर प्रयोग किया है और बहुत सुंदर कथानक रचा है, पढ़ने योग्य है ये पूरा संगीतमय कहानी बनी है। अंश में जो उन्होंने लोकगीत प्रयोग किया है वो ये है, जौ मोहि जनते धिया को कोखी होई, खाइत मरीचिया के झाक, मरीची के झकिया धिया हो मरी जयती, धिया के करगिया न होए। अर्थात जो मैं जानती कि लड़की पैदा होगी तो मिर्च फाँक लेती, उसकी धांस से लड़की मर जाती, कम से कम वो पैदा होकर चुभती तो ना रहती। तो साहित्य में ही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र, नौकरी, घर, व्यापार, फिल्म निर्माण, अभियांत्रिकी, पठन पाठन, अध्ययन, शोध, यात्रा, न्यायिक परिसर तक भी स्त्री का दखल होते ही बहुत कुछ बदल जाता है। जिन जगहों पर स्वच्छ टॉयलेट जैसी कोई जगह मिलना भूसे में सुई खोजने जैसा लगा करता था, बल्कि दूर दराज के इलाकों में अभी भी है, जैसे सरकारी दफ्तर, सरकारी अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, वहाँ स्त्री के दखल से धीरे धीरे खलल पैदा हुआ और दृश्य बदला। बदलाव आए, लेकिन बदलाव तभी आए जब उनके लिए बात हुई, जब उन पर स्त्रियों ने अपनी बात खुद रखना शुरू किया। इस प्रसंग में फिर एक कहानी याद आ रही है जो बहुत रेलेवेंट है, विनीता परमार जी की तलछट की बेटियां से, जो कथा देश में भी प्रकाशित हुई है। इस कहानी का शीर्षक है विसर्जन। जो महानगर से एक छोटे से कस्बे या देहात में नियुक्त हुई एक सरकारी कर्मचारी, जो नायिका भी है, कि सारे दिन पेशाब रोककर काम करने का यथार्थ प्रस्तुत करती है, और अंत में नायिका के द्वारा बस में नींद आ जाने पर पेशाब करने का स्वप्न देखते हुए सीट गीली करना इस कहानी का शीर्षक विसर्जन सिद्ध करता है। यदि किसी पुरुष लेखक द्वारा ये कहानी लिखी गई होती तो मेरी समझ में आता है कि इतना सजीव, मार्मिक और संवेदना से सराबोर देह से जुड़ी शर्म का चित्रण शायद मुश्किल होता। हालांकि पुरुष लेखकों ने, जैसे कि आरंभ में देखें तो शरद चंद्र ने जिस तरह से चरित्रहीन में नायिका का चित्रण किया, गोरा में सुचरिता का चरित्र लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जैसे मृणालिनी को गढ़ा अपनी कहानियों में, और समाज में मुक्ति का बीज बोया, उसके लिए स्त्री समाज हमेशा ऋणी है और रहेगा। किंतु सोचने वाली बात इतनी है कि समानता के लिए स्त्री को कितना लंबा और कितना त्रासद संघर्ष करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? परकाया प्रवेश जैसी कोई मनोवैज्ञानिक तकनीक अगर है तो लेखक के मन में घुसपैठ करके उसके लिखे हुए चरित्रों के माध्यम से जीवन के तमाम सरोकारों पर संवाद लिखता है, दृश्य रचता है, कथानक बनाता है और सफलतापूर्ण तरीके से उसे समाज में प्रस्तुत भी करता है, ताकि समाज में बदलाव आए। और बदलाव आए भी हैं, आते भी रहे हैं और आगे भी आएंगे। कविताओं की बात करें तो स्त्री संवेदना और संबंधों के आधार पर मानव ज्वालामुखी से जैसे मानो लावा फूट पड़ा है और निरंतर रिस रहा है। नाम लूँ तो सारा समय नाम लेने में ही शायद पूरा हो जाता। उपन्यास पर बात करें तो पिछले वर्ष का बुकर अवार्ड और रेत समाधि याद न आए तो यह संभव होगा। इस बहाने ही सही स्त्री अस्मिता मूलक और विभाजन पर
एक बहुत बड़े वर्ग के द्वारा स्त्री दृष्टि से पढ़ा और समझा गया। गीतांजलि श्री के साथ चित्रा मुद्गल, ममता कालिया, मृदुला गर्ग, गीता श्री, मधु काकरिया, सुधा अरोड़ा, अलका सरावगी, जयश्री रॉय, नीलेश रघुवंशी, नीलाक्षी सिंह जैसी उपन्यास लेखिकाओं को हम भूल नहीं सकते। जया जादवानी जी, क्षमा सहित आपका नाम ले रही हूँ थोड़ा, लेकिन मैं उस कहानी का जिक्र ज़रूर करूँगी। एक कहानी है आपकी, अब उठूँगी राख से मैं, जैसे समकालीन मध्य वर्ग की एक खाटी घरेलू स्त्री के पति की मृत्यु के बाद का जो उसका वैधव्य से जुड़े हुए जो सुख दुख का जो आपने पर्दा उभार कर लिखा है, मेरे दिल को छुआ। और मुझे लगता है कि जो एक का सच होता है या अनुभूति होती है तो वो कहानी बड़ी ऐसे ही बनती है। तो आपकी कविताओं में भी स्त्री मन की संवेदना का यथारूप चित्रण है। कविताओं में निर्मला पुतुल वही नाम है जो मेरे पूर्व वक्ता लोग बोल के गए हैं। निर्मला पुतुल, ज्योत्सना मिलन शुभा, वंदना टेटे, नीलेश रघुवंशी जी, जसविंता केरकेट्टा, शैलजा पाठक, लीना मल्होत्रा, सविता सिंह, कात्यायनी, जोशना बनर्जी, पूनम वासम, मोनिका कुमार, रश्मि भारद्वाज, रूपम मिश्र, सपना भट्ट और जितनी कवियत्रियाँ यहाँ शांति कविता पाठ के लिए उपस्थित हैं वे सभी, एक मेरा नाम छोड़कर, उन सभी की रचनाएं विरोधी स्वर, पीड़ा बोध, अस्वीकृति के दंश, प्रेम के अभाव, क्रांति, क्षोभ, राजनीति पर कटाक्ष और अपनी भाषा भंगिमा में सपाटपन से भरी हुई हैं, लेकिन ज़रूरी हैं। निश्चित तौर पर भविष्य के साहित्य के इतिहास में आज का स्त्री साहित्य युगबोध और नई चेतना का संवाहक बनता दिखाई देता है। निराला की वह तोड़ती पत्थर से एकदम शुरू होती हुई स्त्री संवेदना अनामिका की मैं एक दरवाज़ा थी तक अपेक्षाकृत तरलतर होता दिखाई देता है। और अंत में मैं गगनगिर जी की 4 लाइनों से अपनी बात को ख़त्म करूँगी। उनका नाम लिए बिना साहित्य पूरा नहीं हो सकता। देह की मुंडेर पर, देह पर बात हुई तो देह की मुंडेर पर वह करती है उसका इंतज़ार, बाहर उतना ही अंधेरा है जितना भीतर। धन्यवाद।